हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने टू टाइप की सोयल के बारे में रीड किया, ब्लैक सोयल और एलुवियल सोयल। आज हम रिमेनिंग सोयल के बारे में रीड करेंगे, जैसे रेड एंड येलो सोयल, लाल और पीली मिट्टी। रेड soil develops on the crystalline igneous rocks in area of the low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। डेक्कन प्लेटो के बारे में हमने रीड किया कि वहाँ डेक्कन प्लेटो इनलैंड एरिया के अंदर ब्लैक सोयल पाई जाती है, लेकिन डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न साइड में और साउथर्न साइड में लो रेनफॉल के कारण, कम वर्षा होने का एरिया के कारण यहाँ की जो आग्नेय चट्टानें हैं, रवेदार आग्नेय चट्टानों में रेड सोयल पाई जाती है। येलो रेड सोयल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट, जो लाल और पीली मिट्टी है वह उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, यानी कि जो गंगा के एरिया आसपास के एरिया हैं, बीच के एरिया है, वहाँ पर भी रेड और येलो सोयल पाई जाती है। पैडमॉन्स जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, कुछ वेस्टर्न घाट्स के आसपास भी ये पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। दी सोयल डेवलप्स रेडिश कलर, ये जो मिट्टी का रेडिश कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइंस एंड मेटामॉर्फिक। इस मिट्टी का रंग लाल क्या है कि जो इग्नियस क्रिस्टल्स मिट्टी है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बदलने के कारण इसका कलर लाल जैसा दिखाई देता है। इट लुक्स येलो, ये पीली दिखाई देने का कारण कि इट्स ऑकर इन जे हाइड्रेटेड फॉर्म, जब इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मिक्स हो जाती है ज़्यादा मात्रा में पानी, तो इसका कलर येलो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये हम मैप में देखते हैं, रेड एंड येलो सोयल। ये जो आपको रेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, रेड एंड येलो। तो ये हमारा डेक्कन ट्रैप है, इसका ईस्टर्न का पार्ट ये है, जो हमारे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का कुछ पार्ट है, और नीचे जो इसका पार्ट है वो हमारा साउथर्न पार्ट है इसका। अब ये डेक्कन ट्रैप का, ये डेक्कन ट्रैप, ये ईस्टर्न पार्ट, ये इसका साउथर्न पार्ट, ये हमारे ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी रेड एंड येलो सोयल पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल, लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, जो लेटराइट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है लेटर, विच मीन्स ब्रिक्स, जिसका अर्थ है ईंट, यानी कि ईंट जैसी मिट्टी है ये। जैसे आपने ईंट देखी होगी तो ऐसे ही ये जो लेटराइट सोयल है वो दिखती है। द लेटराइट सोयल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स। ये ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध ये एरिया है जो जहाँ का तापमान उच्च तापमान होने के कारण और ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर लेटराइट सोयल का निर्माण हुआ। दिस सोयल इज ए रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। ज़्यादा भारी वर्षा के कारण ये पानी का जो सोयल का ऊपरी पार्ट है वो उसके साथ पानी के साथ बह जाता है, इसलिए इस प्रकार की ये मिट्टी ईंट जैसी मिट्टी, ईंट जैसी कठोर मिट्टी होती है ये हैवी रेन के कारण। लेटराइट सोयल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। जो लेटराइट मिट्टी है वो ज़्यादा गहरी होती है, तो इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा है वो कम पाई जाती है। जर्नली डिफिशियंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली साउथर्न स्टेट से। ये मिट्टी जो पौधे हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स पोषक देती है, मोस्टली साउथर्न स्टेट में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, एरिया है, महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल का और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में लेटराइट सोयल पाई जाती है। वेयर दीज सोयल स्पोर्ट डेसिडियस और एवरग्रीन। इन एरिया के अंदर जो डेसिडियस है, पर्णपाती वन, और एवरग्रीन सदा हरित, यानी कि जहाँ हरे भरे रहने वाले वन भी पाए जाते हैं। इट इज ह्यूमस रिच, ये बट अंडर सप्रेस, यानी कि अंदर का जो तापमान है उसके कारण, अंदर के जो तापमान है उसके कारण वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट्स, यानी कि अर्ध शुष्क वातावरण के कारण और यहाँ की वनस्पति के कारण ये मिट्टी अपनी जो खाद वगैरह डालकर इसको ज़्यादा फर्टाइल बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। इट इज़ द जर्नली ह्यूमस पुअर, इसके अंदर जो ह्यूमस की कमी है वो कम पाई जाती है, ह्यूमस कम पाया जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन और डिग्रेशन, तो इसका रीजन जो मिट्टी का बह जाना और
मिट्टी के अंदर जो कमी है वो हो जाना, यानी मिट्टी के बह जाने के ऊपर का पार्ट है वो बह जाता है, जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑफ द लैंडस्केप्स। कई बार जो जमीन का खिसकना, जमीन के खिसकना भी यहाँ पर होता है ज़्यादा बारिश के कारण। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट्स soil conservation teaching टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटका। तो कई स्थानों पर जो मिट्टी अपरदन ज़्यादा मात्रा में होती है या लैंड स्लाइड ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसे एरिया में उचित टेक्निक, यानी कि टेक्निक को ध्यान में रखते हुए हिली एरिया के अंदर, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सोइल इज़ वेरी यूजफुल। तो वहाँ ये मिट्टी प्रयोग की जा उपयोगी बन जाती है। कौन सी क्रॉप के लिए? ग्रोइंग टी, चाय पत्ती उगाने के लिए, कॉफ़ी के लिए। रेड लेटराइट सोयल इन तमिलनाडु, जो लाल लेटराइट मिट्टी है वो तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और केरला के अंदर सूटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैस्क्यू। तो ये ध्यान रखना, जो कैस्क्यू के लिए, कॉफ़ी के लिए, टी के लिए जो मिट्टी है यूजफुल सोयल है वो कौन सी है? ये हमारी लेटराइट सोयल है। तो अब ये ध्यान देंगे हम मैप पे, लेटराइट मिट्टी हमारी, ये जो हल्का कलर है जैसे हम देखते हैं, ये कुछ पार्ट कर्नाटका के अंदर है, जो हमारी कॉफ़ी कर्नाटका या केरला के टाइप साइड में, कुछ यहाँ पार्ट है, कुछ ऊपर ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो लेटराइट मिट्टी कहीं कहीं पाई जाती है। तो इस लेटराइट मिट्टी में ज़्यादातर किसके ग्रो करने के लिए? कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए, टी को ग्रो करने के लिए और कैस्क्यू नट के लिए, काजू के लिए, काजू के उत्पादन के लिए लेटराइट सोयल उपयुक्त है। नेक्स्ट सोयल एरिड सोयल, जिसको हम शुष्क मिट्टी भी बोल सकते हैं, डेजर्ट सोयल भी, मरुस्थलीय मिट्टी भी बोल सकते हैं। एरिड सोयल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड है, शुष्क मिट्टी है, वो ब्राउन और रेड कलर में पाई जाती है, लाल रंग या भूरा रंग होता है। दे आर जनरली सैंड इन टेक्सचर, यानी कि रेतीला पार्ट होता है, सैलिन्स इन नेचर, नमकीन पार्ट होता है, प्राकृतिक रूप में ये नमकीन मिट्टी होती है, और सैंडी रेतीली जैसे आप राजस्थान के अंदर देखते हैं। इन सम एरिया साल्ट कंटेन इज वेरी हाई, ये कुछ क्षेत्रों में तो नमक की मात्रा मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय द एवापोरेटिंग ऑफ द वाटर। जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको एवापोरेट करके यहाँ पर नमक बनाया जाता है। जो खाने वाला नमक है, कॉमन साल्ट जिसका हम यूज करते हैं, वो नमक यहाँ का जो ज़मीन का पानी है उसको एवापोरेट करके नमक बनाया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट्स, शुष्क जलवायु के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण एवापोरेशन इज फास्टर। तो यहाँ जो वाष्पीकरण वो तेज गति से होता है। एंड सोयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो मिट्टी में ह्यूमस की और नमी की कमी होती है। द लोअर ओरिजन ऑफ द सोयल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, तो इस मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है वो कमी हो जाती है। जो लोअर होरिजन पार्ट होता है मिट्टी का, उसमें कंकर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, जैसे जैसे मिट्टी के नीचे गहरे में जाते हैं तो इसमें कैल्शियम इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर। इस प्रकार जैसे जैसे ये जो कंकर जो इसकी परतों में पाए जाते हैं, सोइल के पार्ट में पाए जाते हैं, तो जो पानी सोखने का है, वो पानी सोखने की जो पावर है मिट्टी की, वो इसके अंदर कम होती चली जाती है। इनफिल्ट्रेशन वाटर, यानी कि पानी को फिल्ट्रेशन करने की पावर कम हो जाती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सोइल बिकेम कल्टिवेटेबल, यानी कि खेती के लिए उपयोगी बनाया जाता है इरिगेशन के बाद, यानी पानी की सिंचाई के बाद। हैज़ बीन इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, इस प्रकार की जो मिट्टी का प्रयोग इरिगेशन के बाद राजस्थान स्टेट में किया जाता है। तो एरिड सोयल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के कुछ पार्ट में पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा? एरिड या डेजर्ट भी बोल सकते हैं, या मरुस्थलीय सोयल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सोयल, यानी कि जो जहाँ पर फॉरेस्ट सोयल मिलती है, वन मृदा के नाम से हम जानते हैं। दीज सोयल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन, हिली पर्वतीय और पहाड़ी एरिया में ये पाई जाती है। सुफिशियंट रेंज, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में
क्या होती है, रेन होती है। फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जो वन है वो भी, वर्षा वन है वो भी वहाँ पाए जाते हैं। द सोयल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट्स वेयर दे आर फॉरेस्ट। तो जहाँ पर ये ज़्यादा मिट्टी का जो निर्माण होता है वो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार ही बदल जाता है, यानी कि वहाँ फॉरेस्ट होने के कारण मिट्टी भी अपने आप में बदलाव हो जाते हैं। दे आर लोमिंग एंड सिल्टी इन वैली साइड, जो घाटियों साइड में है वहाँ की मिट्टी है सिल्टदार है और दोमट हो जाती है। एंड कोरेस ग्रेन इन द अपर स्लोप, लेकिन जो इसके ऊपर के पार्ट हैं, ऊपरी ढलानों पर ये मोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ पर बर्फ से ढका हुआ एरिया है वहाँ पर इस मिट्टी का क्या हो जाता है, अपने आप ये अपघटित हो जाती है, जैसे हिमालय का एरिया। दीज सोयल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशंस एंड आर एसिडिटिक्स विद लो ह्यूमस कंटेंट्स। इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस कम मात्रा में मिलता है, एसिडिक यानी कि जो एसिड है और जो ह्यूमस है वो कम मात्रा में पाया जाता है। सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फेन आर फर्टाइल। इस प्रकार नदी जो घाटियां हैं उनका जो लोअर पार्ट है, नीचे के हिस्से हैं जहाँ पर नदियाँ फ्लो करती हुई नीचे आती हैं, तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर चट्टानी रॉक पार्ट है तो वहाँ चट्टानी होने के कारण वहाँ मिट्टी ज़्यादा नहीं डिपॉजिट हो पाती है। जैसे जैसे बहती हुई नीचे प्लेन एरिया में आती है तो पानी के साथ जो मिट्टी आती है वो यहाँ जमना, डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। इसके कारण वहाँ की जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाती है। तो हमने किसके बारे में, फॉरेस्ट सोयल के बारे में। नेक्स्ट, सोयल इरोजन और सोयल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का अपघटन होना, यानी पानी के साथ हवा के साथ उड़ना, ये इसको बोलते हैं इरोजन। और सोयल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हैं। Denudations of the soil cover and the subsequent washing down is described and soil erosion. What is the soil erosion? तो ये पानी के साथ मिट्टी का कटना, पानी के साथ बहकर आना या हवा के साथ उड़ जाना, जो सोयल का ऊपरी कवर है, ऊपरी भाग है, वो बह जाना या उड़ जाना, इसको बोलते हैं सोयल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, जो प्रक्रिया है मिट्टी निर्माण की, एंड द इरोजन की, अपर्दन की, मिट्टी बनने की और अपर्दन होने की, गो ऑन द सिमुलेटनेसी एंड जर्नली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू, यानी जो पानी का के साथ मिट्टी का बहना है या मिट्टी का जमना है, मिट्टी का बनना, दोनों आपस में बैलेंस होती हैं कि ये क्रियाएं आपस में बैलेंस के साथ चलती रहती हैं। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू, कई बार यह बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, लाइक डिफॉरेस्टेशन, वनों के काटने के कारण, ओवरग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराने के कारण, कंस्ट्रक्शन, निर्माण की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एंड माइनिंग, और खदान करने के लिए, यानी कि ज़मीन से मिनरल्स को निकालने के लिए। तो ये 4 फैक्टर हैं जहाँ पर अफेक्टेड करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। वाइल नेचुरल फॉरेस्ट लाइक, कई बार जो प्राकृतिक ताकत हैं जैसे विंड, हवाएं, ग्लेशियर का एकदम जो बर्फ जमी हुई है उसका एकदम नीचे गिरना, वाटर लेड टू सोयल इरोजन, और पानी के बहते बहाव के कारण भी सोयल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेली सोयल, जो बहता हुआ पानी है वो क्या करता है, जो मिट्टी की कली है उसको, मृदाओं को काटता हुआ जाता है। एंड मेक डीप चैनल्स एज ए गलीज, और क्या बनाता है, गहरे चैनल का निर्माण करता है जिसको हम गलीज बोलते हैं, अब नलिकाएं बोलते हैं। अब इतना याद रखना, व्हाट इज गलीज, यानी कि बहते पानी के साथ जो डीप चैनल बन जाते हैं उनको हम गलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ऐसी जमीन है वो कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं रहती है, नॉन एज बैड लैंड। तो इस प्रकार जो हमारे कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो इस जमीन को हम बैड लैंड के नाम से जान सकते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स, तो जो चंबल की ज़मीन है, बेसिन की ज़मीन है, ऐसी ज़मीन को हम रेविन या खड्ड के नाम से जानते हैं, रेविन या खड्ड के नाम से। बैड लैंड्स का हम उत्खात ज़मीन के, उत्खात, और रेविन्स खड्ड के नाम से।
ग्लीज होती है अवनालिकाएं बनना, यानी कि पानी के बहने का अपने आप रास्ता बन जाना। इस प्रकार के कुछ वर्ड है, इन पे ध्यान देना है। ग्लीज पे, बैडलैंड्स पे और रेवेंस पे। समटाइम वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप, जैसे जैसे ढलवा एरिया पर पानी बहता हुआ आ रहा है तो ऊपरी पार्ट का जो सोयल है वो उसके साथ अपने साथ बहकर ले आता है। इन सच केसेस, इस कुछ मामलों में टॉप सोयल इन वास्ट वे, जो ऊपर की सोयल है, टॉप सोयल है, वो अपने आप बह जाती है। दिस इज नोन एज ए सोयल सीट इरोजन, यानी पूरा कवर एक साथ ऊपर की जो पूरी मिट्टी की परत है वो बह जाना, इसको बोलते हैं सीट इरोजन। विंड से ब्लो लूज सोयल ऑफ फ्लैट ऑन स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, यानी कि हवा के साथ मिट्टी का बहना, यानी कि हवा जब तेज गति से चल रही है तो उसके साथ मिट्टी का उड़ा कर ले जाना ही सोयल इरोजन, हवा अपर्दन कह सकते हैं, वायु अपर्दन कह सकते हैं। सोयल इरोजन इज आल्सो क्योज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सोयल इरोजन कई बार किसके कारण होता है, जो कल्टीवेशन करने के या खेती के कुछ तरीके हैं जो गलत तरीकों से खेती की जाती है। प्लोइंग इज नॉन रॉन्ग वे, यानी कि जो हल चलाया जाता है वो गलत तरीके से चलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सोयल इरोजन। अब यहाँ समझते हैं, जैसे ढलवा ये एरिया है, अगर हम हल इसी तरीके से हम हल को चलाएंगे तो जो मिट्टी है हवा के साथ या पानी के साथ अपने आप उड़ जाएगी। अगर इसकी जगह हम ऐसे ढलवा स्थान पर अगर हमारे हल को ऐसे चलाएंगे तो जो पानी का जो बहाव है उसके कारण कम मात्रा में मिट्टी बह पाएगी, हवा के कारण भी कम मात्रा में मिट्टी उड़ पाएगी। फ्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट्स द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। इस प्रकार अगर हम खेती कंटूर लाइन से करते हैं, यानी कि जो समोच्च रेखाओं से हल चलाने के ढाल जो अभी मैंने समझाया है उस तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो जो ढलवा स्थान है वहाँ पानी बहकर आसानी से नहीं बह पाएगा। दिस इज कॉल्ड द कंटूर प्लोइंग्स। इसको हम समोच्च जुताई या कंटूर प्लोइंग के नाम से जानते हैं। जैसे हमने 8th क्लास में इसके बारे में रीड किया था, यही से है। ये जैसे ढलवा स्थान है, अगर हम इसको इसी तरह से हल से खेती को जोतेंगे तो ये गलत तरीका हो जाएगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटूर प्लोइंग बोलेंगे। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस। इसके लिए हम ढलवा स्थानों पर मिट्टी के बहने से रोकने के लिए क्या बनाएंगे, स्टेप कट आउट ऑफ द स्लोप मेकिंग टेरेस। तो इस प्रकार हम स्टेप ये बनाएंगे सीढ़ीदार, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे ये ढलवा स्थान है तो यहाँ पर हम सीढ़ीदार बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम टेरेस। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। तो इस प्रकार अगर हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, टेरेस के तरीके से खेती करते हैं तो इरोजन करने में ये रोक लगा सकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, जो हमारा पश्चिमी और सेंट्रल हिमालय है, वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, वहाँ पर इस प्रकार की अच्छी तरह से खेती की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े खेतों को स्ट्रिप में बांट दिया जाता है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, यानी कि जो फसल उगाई गई है उसमें बीच में ग्रास का कुछ पार्ट भी छोड़ दिया जाता है। यानी कि हमने जैसे ये ग्रास है, ये ग्रास है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, क्रॉप को ग्रो कर दिया। इस प्रकार के एरिया से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कल्टीवेशन को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको स्ट्रिप बोल सकते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेकअप्स एंड फोर्स ऑफ द वाइंड्स। इस प्रकार से मिट्टी को टूटने से और हवा अपने साथ बहने से बहकर नहीं ले जा सकते भागकर। दिस मेथड इज नोन एज ए स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस प्रकार की जो पट्टीदार खेती के नाम से हम जान सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज इन क्रिएट शेल्टर, यानी कि एक लाइन में पेड़ों का लगाना। इस तरह से हम पेड़ लगा देते हैं एक रो के अंदर। क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्किंग सिमिलरली, इस एक तरह से हम जमीन को बचा सकते हैं अच्छे तरीके से एक लाइन में पेड़ों को लगाकर। रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। इस प्रकार जो एक लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, शेल्टर बेल्ट के नाम से। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन द स्टेबलिंग इन डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। इस प्रकार
भारत के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो पश्चिम भारत है, रेत के टीलों को हम रोकने से हवा के साथ उड़ने से रोक सकते हैं, उनको स्टेबलाइजेशन स्थायित्व ला सकते हैं। इस प्रकार की जो रो के अंदर हम प्लांट लगाएंगे तो हम रेत को बहने से भी और हवा के साथ उड़ने से भी रोक सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट पर्यावरण में सुधार करने के लिए तरीकों को बताया गया है। द विलेज ऑफ द सुखो माजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झबुआ, झबुआ जिले के बारे में, और जो गांव है सुखो माजरी के गांव के बारे में हम यहाँ देखते हैं। इट्स पॉसिबल टू रिजर्व रिवर्स लैंड्स डिग्रेशन, यानी कि जो जमीन डिग्रेशन की तो उसको पलट दिया उन्होंने, बदलाव कर दिया। ट्री डेंसिटीज इन सुखो माजरी इंक्रीज, जो पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाया गया, कितना परसेंटेज बढ़ा दिया वहाँ पर 30% हेक्टेयर के था, तो 1976 में 13% हेक्टर था पर हेक्टर था, लेकिन 1272 पर हेक्टर बढ़ाया गया 1992 में। तो ये गांव के लोगों के द्वारा ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाने के बाद ही पॉसिबल हो सका था। रीजनरेशंस ऑफ द एनवायरमेंट्स लीड टू इकोनॉमिक वेलबींग्स, यानी कि पर्यावरण को सुधारने के लिए या रीजनरेट करने के लिए हमें जो हमारे पास क्या है रिसोर्सेज है, रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एनिमल केयर को बढ़ाने के लिए, कंसिक्वेंटली बनाने के लिए, इंक्रीज इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम्स को सुखो मोजरी रेंज फ्रॉम 10,000 से 15,000 बिटवीन 1979 से लेकर 1984 तक। इस प्रकार वहाँ के लोगों ने अपनी कृषि में इंक्रीज किया, अपने पशु केयर में, एनिमल केयर में इंक्रीज किया, तो अपनी हर चीज़ में उनको इनकम में भी इंक्रीज किया, और वहाँ उनकी जो आमदनी थी वो 10,000 से बढ़कर 15,000 तक उनकी वार्षिक आमदनी बढ़ गई थी। इस प्रकार के वहाँ के लोगों ने जो अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया, तो पर्यावरण में ध्यान होने से उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण को तो सुरक्षित रखा ही, साथ में अपनी इनकम को इंक्रीज किया, एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया और अपने एनिमल केयर को इंक्रीज किया। पीपल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, यानी कि अगर आदमी मैनेज करता है, अच्छी तरह से प्रबंध करता है, तो अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पूरी कर सकता है। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 29 मिलियन हेक्टेयर्स अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्स अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वहाँ जो वाटर शेड मैनेजमेंट किया गया था, तो जो बंजर लैंड थी उसके ऊपर भी प्लांट ग्रो किए गए, जिसे वाटर शेड मैनेजमेंट के नाम से जाना गया था। यानी कि हरा भरा बना दिया उन्होंने। जो 29 लाख मिलियन हेक्टेयर एरिया था उसमें उन्होंने अपने पर्यावरण को सुधार करने के लिए वहाँ के एरिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बना दिया था। तो ये लोगों के अपने खुद पर डिपेंड है कि वो अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार से हैंडल करते हैं और अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। अपने पर्यावरण को बैलेंस रखने के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम खुद अपने एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके स्टूडेंट।